दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज श्रीवास्तव। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस महान हस्ती और गायिका की बात कर रहे हैं, उनको पूरी दुनिया में उनकी गायकी की वजह से वो पहचान मिली जिसको आज हम सभी भारतीय संगीत की दुनिया में सुरों की मलिका आशा ताई यानी आशा भोसले के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। कौन थी आशा भोसले, किस परिवार से उनका ताल्लुक था, क्या थे उनकी जिंदगी के विवाद, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आशा भोसले के शुरुआती जीवन पर। सुरों की मलिका आशा दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक अभिनेता, गायक और एक थिएटर कंपनी के मालिक थे। फिल्मी परिवार में पैदा होने की वजह से संगीत आशा भोसले को विरासत में मिली थी। मेरा दिल यार का दीवाना। आशा के साथ इस परिवार में उनकी बहनें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर थीं और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी थे। ये सभी भाई बहन बचपन से ही संगीत सीखने और उनके रियाज में लगे रहते थे। आशा जब महज 9 साल की थी तो आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता का देहांत हो गया था। अब पिता के न रहने से परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता मंगेशकर और आशा भोसले के ऊपर आ गई। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के एक मित्र मास्टर विनायक, जो मशहूर अभिनेत्री नंदा जी के पिता थे, उन्होंने इस मंगेशकर परिवार का खूब साथ दिया और सहायता की। मास्टर विनायक की हिंदी सिनेमा में सभी से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने आशा और लता दोनों के लिए काम की तलाश की और इन्हीं सब के चलते आशा को महज 10 वर्ष की उम्र में ही साल 1943 में एक मराठी फिल्म माझा बाल में एक गीत गाने का मौका मिल गया। हालांकि आशा को इस गाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन सिनेमा में उनकी शुरुआत हो गई थी। समय गुजरा और अब आया साल 1947, जब आशा को पहली बार एक हिंदी फिल्म चुनरिया में गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद आशा ने साल 1949 में हिंदी फिल्म रात की रानी में आशा ने पहली बार बतौर एक सोलो गायिका के रूप में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उस समय इनसे गाना गाने में आगे निकल गई थी और अब आशा और लता दोनों बहनें पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर परिवार की जरूरतों को कड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा कर रही थी। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है। समय तेजी से आगे भाग रहा था। अब आशा 16 साल की हो गई थी और अब मंगेशकर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। पूरा परिवार अब फल फूल रहा था, लेकिन शायद खुशियां इस परिवार के लिए नहीं बनी थी। दरअसल आशा को अपनी नाबालिग उम्र में ही घर के एक नौकर यानी कि अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से चोरी छिपे मोहब्बत हो गई। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। गणपतराव आशा से लगभग 17 साल बड़े थे। आशा और गणपत की मोहब्बत ज्यादा समय तक छिप नहीं पाई। लता मंगेशकर को जब इस बारे में पता चला तो आशा की गणपति के प्रति बढ़ती नजदीकियों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। लता जी ने आशा को बहुत समझाया, लेकिन प्यार में पूरी तरह डूबी आशा को परिवार की एक बात समझ नहीं आई और आशा ने अपनी जिद का पहला वो कदम उठा लिया जिसकी मंगेशकर परिवार ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मोहब्बत के प्रति बढ़ते विरोध के बीच नाबालिग आशा ने घर से भागने का फैसला कर लिया और हुआ भी वैसा ही। आशा और गणपत ने भागकर शादी कर ली। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आशा के इस कदम से लता बेहद दुखी हो गई थी और पूरे परिवार ने आशा से हमेशा के लिए अपने सारे संबंध तोड़ लिए। भाग कर की गई शादी के बाद आशा को लगा कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिंदगी में खुशियां होंगी, लेकिन शायद
आशा की जिंदगी में वो होने वाला था जिसकी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। कुछ समय के बाद ही उनके पति गणपत राव का असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। गणपत राव आशा की काबिलियत को भांप गए थे, लिहाजा गणपत राव आशा भोसले के काम से जो कमाई होती या होने वाली थी उसके पीछे थे गणपत राव। गणपत राव चाहते थे कि आशा ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में गाना गाए और होने वाली कमाई का एक एक पैसा उनके हाथ में रख दे। गणपत राव आशा का शोषण करने लगे, आशा की मर्जी के खिलाफ उनके कामकाज की देख रेख करने लगे। वह पैसे की भूख में आशा से दिन रात गाना गवाने के लिए उनको प्रताड़ित करते। नसीब की मारी आशा पति की जबरदस्ती के चलते अब 5 से 6 गाने एक दिन में गाने लगी। दिन भर आशा कभी इस स्टूडियो तो कभी उस स्टूडियो भागती रहती। इन सब से थक हार कर आशा जब घर आती, घर के सभी लोगों के सारे काम और खाना बनाती। फिर उसके बाद जब कभी आशा घर में लेट हो जाती तो गणपत राव उन पर शक करते थे। गणपत की बेरहमी बढ़ती गई। गणपत राव आशा भोसले को कभी भी कोई भी श्रृंगार नहीं करने देते थे। आशा अपने पति के सारे जुल्म झेल रही थी। बात और भी आगे बढ़ी तो गणपत राव अब आशा के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। आशा इस सारे दुख तकलीफ को अकेले ही झेल रही थी। आशा अपनी इस तकलीफ को किसी से भी बता नहीं पा रही थी क्योंकि आशा ने घर से भागकर शादी की थी। भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। उनके पति गणपत राव आशा को कभी भी उनके किसी भी सगे संबंधी से बात नहीं करने देते थे। आशा सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। भी संग दिल हो मगर। आशा ने अपने पति गणपति की जबरदस्तियों के चलते 40 के दशक से लेकर 50 के दशक तक लगभग 800 गाने गा दिए थे, लेकिन आशा को इन सभी गानों से कोई भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि आशा से पहले हिंदी सिनेमा के उस दौर में शमशाद बेगम, गीता दत्त और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर सभी हीरोइनों की आवाज बनी हुई थी और सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद थी। इसलिए आशा को भला कैसे मौका मिलता। लिहाजा आशा भोसले को वो गाने मिलने लगे जो बाकी की टॉप की ये सभी गायिका ठुकरा देती थी। आशा भोसले को फिल्म इंडस्ट्री के वो गाने गाने को मिलते थे जिनकी गिनती बी ग्रेड या सी ग्रेड में होती थी, लेकिन आशा ने कभी भी किसी भी गाने को मना नहीं किया। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़। इसीलिए तो आशा ने 40 से 50 के दशक में लगभग 800 गाने गा डाले थे, लेकिन कभी भी किसी भी गाने के लिए उन्हें लोकप्रियता नहीं मिली। आशा हर तरफ से तकलीफों से जूझ रही थी, तो ऐसे में बुरे वक्त में आशा की जिंदगी में दस्तक हुई संगीतकार ओपी नैयर साहब की। ओपी नैयर ने आशा भोसले को पहली बार अपनी फिल्म सीआईडी में गाना गाने का मौका दिया। और इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए और आशा की आवाज को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसके बाद ओपी नैयर जी ने आशा से फिल्म नया दौर के लिए गाने गवाए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। कहा जाता है कि आशा की ये पहली फिल्म थी जिसमें आशा ने फिल्म की हीरोइन के ऊपर फिल्माए सभी गाने गाए थे और ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही आशा भोसले की भी किस्मत बदल गई थी। फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई तो इसके संगीत ने भी खूब धूम मचाई थी। इस फिल्म और संगीत की कामयाबी के बाद आशा और ओपी नैयर जी की जोड़ी एक सफल जोड़ी के तौर पर जानी जाने लगी। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए जिसको आज भी युवा पीढ़ी सुनती है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। आशा जी की जिंदगी अब कामयाबी की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन वहीं इनकी निजी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। साल 1959 में आशा के पति ने आशा के साथ वो किया जिसकी शायद खुद आशा को भी उम्मीद नहीं थी। गणपत राव ने आशा से झगड़ा किया, उनको मारा और बेहद भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया,
गणपतराव यही नहीं रुके, उसने तीसरी बार मां बनने वाली कुछ महीनों की गर्भवती आशा भोसले को उनके 2 बच्चों के साथ धक्के मारकर रात को ही घर से बाहर निकाल दिया। आशा के ऊपर दुख और दर्द का पहाड़ टूट पड़ा। आशा को समझ ही नहीं आया कि वो ऐसी हालत में आखिर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि गणपतराव से शादी करने के लिए आशा पहले ही अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी थी। लेकिन फिर भी आशा ने कुछ भी नहीं सोचा और वापस अपने घर जाने का फैसला कर लिया। माँ, हम लोग यहाँ रहेंगे कैसे? खाना कैसे खाएंगे? और आशा फिर से मंगेशकर परिवार के बीच आ गई। आशा की हालत देखकर सबको बहुत दुख हुआ। हालांकि परिवार उनसे नाराज था, लेकिन उनकी ऐसी बेकदरी देखकर सबने आशा को खुशी खुशी अपना लिया। साल 1960 में आशा का गणपतराव से तलाक हो गया। आशा अपने घर वापस आ गई। सब कुछ संभल रहा था, लेकिन इस परिवार में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। दरअसल ठोकर खाई आशा भोसले तलाक के बाद एक बार फिर से ओपी नैयर जी के प्यार में पड़ गई, और जब इस बात का पता लता मंगेशकर जी को चला तो उन्हें काफी दुख हुआ। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। क्योंकि ओपी नैयर पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन ओपी नैयर जी वो इंसान थे जिन्होंने आशा को उनकी असली पहचान हिंदी सिनेमा में दिलाई थी। आगे भी जाने न तू, पीछे आशा और ओपी नैयर के बीच नजदीकियां इतनी गहरी थीं कि इस बात का पता इससे भी चलता है कि आशा उस समय ओपी नैयर जी के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी थी। लता मंगेशकर आशा के इस फैसले से बेहद नाराज हुई और लता की नाराजगी दूरियों में बदल गई। आशा जो पहले ही प्यार में ठोकर खा चुकी थी, प्यार में वो दोबारा खाई में गिरने जा रही थी, लेकिन ये बात आशा को समझ ही नहीं आ रही थी। हमारा बड़ा नादान है बगियन का। ओपी नैयर का यह नाजायज रिश्ता और संबंध लगभग 14 साल तक चला, लेकिन इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। वजह थी ओपी नैयर की पहली पत्नी, जिन्होंने ओपी नैयर को कभी तलाक नहीं दिया। समय गुजरा तो ओपी नैयर साहब के बच्चे बड़े हुए और अब ओपी नैयर साहब को समाज की परवाह होने लगी, जिसके चलते अब आशा और ओपी नैयर के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। आशा एक बार फिर से अपने फैसले के लिए खुद पछता रही थी। जिस समय आशा की जिंदगी में यह सब कुछ हो रहा था, ठीक उसी वक्त हिंदी सिनेमा में रॉयल्टी विवाद तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा था। इस विवाद में सभी संगीतकार 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट था लता मंगेशकर का, तो दूसरा गुट मोहम्मद रफी का था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आशा भोसले अपनी बहन की नहीं बल्कि उनके खिलाफ मोहम्मद रफी के गुट में शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से आशा लता के बीच दूरियां और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वहीं SD बर्मन भी उस समय लता मंगेशकर से नाराज चल रहे थे, वो भी रफी गुट में शामिल हो गए थे। SD बर्मन अपनी फिल्मों में जो गाने लता से गवाने वाले थे, वो सारे गाने आशा भोसले से गवाए गए। छजी में हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी याद। इस गुटबाजी का सबसे ज्यादा फायदा आशा भोसले को हुआ, क्योंकि आशा के पास गानों की एक लंबी लाइन थी और आशा एक से बढ़कर एक हिट और सुपर हिट गीत गा रही थी। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस। और आशा देखते ही देखते एक मजबूत और लोकप्रिय गायिका बन गई। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है। साल 1965 की बात है। आशा जी को SD बर्मन जी ने एक गाने के रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था। इस रिकॉर्डिंग के लिए SD बर्मन जी ने अपने बेटे RD बर्मन को आशा के पास भेजा। हालांकि आशा और RD बर्मन दोनों पहले से ही मिल चुके थे। आशा RD बर्मन को इतना महत्व नहीं देती थी, लेकिन साल 1966 में जब RD बर्मन ने तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से गाना गवाए और वो सभी गाने बहुत हिट साबित हुए, RD बर्मन ने संगीत को नए रूप में संजोया था, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। RD बर्मन की इस कामयाबी से आशा अब RD बर्मन को महत्व देने लगी थी। RD बर्मन ने हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नए रूप में ढाल दिया था। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। आशा और RD बर्मन की जोड़ी सिनेमा में खूब धूम मचा रही। एक साथ काम कर रहे थे। RD बर्मन और आशा के बीच मोहब्बत की चिंगारी भी लग चुकी थी। मौसम प्यार
लेकिन अभी आशा ओपी नैयर जी से अलग नहीं हुई थी। लेकिन आर.डी. बर्मन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने ओपी नैयर और आशा के रिश्तों में दरार डालने का काम किया। आशा ओपी नैयर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक दिन जब सब घर पर थे तो नैयर ने आशा की बेटी को न जाने किस बात पर जोरदार तमाचा मार दिया। आशा को कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि ओपी नैयर कुछ ऐसा कर देंगे। थप्पड़ आशा की बेटी के गाल पर पड़ा था, लेकिन इस थप्पड़ ने ओपी नैयर और आशा के बीच रिश्तों का अंत कर दिया। तुमसे बिछड़े हैं तो ओपी नैयर साहब और आशा से रिश्ता खत्म होने के बाद आशा पूरी तरह से आर.डी. बर्मन के लिए गाना गाने लगी। आर.डी. बर्मन संगीत के क्षेत्र में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे और इन्हीं सब के बीच इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। आर.डी. बर्मन आशा को दिल ही दिल में बहुत प्यार करने लगे थे। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में आर.डी. बर्मन आशा को गुमनाम तरीके से आशा के घर रोज गुलाब का गुलदस्ता भिजवाने लगे और जब इस गुलदस्ते का राज खुला तो आर.डी. बर्मन ने आशा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद आशा को आर.डी. बर्मन पर भरोसा हुआ, जिसके बाद साल 1980 में आशा और आर.डी. बर्मन ने शादी कर ली। हालांकि इस शादी से आर.डी. बर्मन की मां बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि आशा आर.डी. बर्मन से 6 साल बड़ी थी और 3 बच्चों की मां भी थी और तलाकशुदा भी। आशा अभी तक इस शादी से खुश थी, लेकिन न जाने भगवान को क्या मंजूर था, मानो जैसे शादी का सुख आशा के नसीब में था ही नहीं। दरअसल गुजरते दौर में आर.डी. बर्मन के संगीत का असर अब कम होने लगा था। अब संगीत के क्षेत्र में नए नए नाम आने लगे और बदलता हुआ संगीत भी आने लगा था और आर.डी. बर्मन अपने आप को उस संगीत के हिसाब से नहीं ढाल पा रहे थे, जिसकी वजह से आर.डी. बर्मन को नए गाने मिलने बंद हो गए और इसी वजह से आर.डी. बर्मन को पैसों की किल्लत होने लगी और इसी परेशानी में घिरते हुए आर.डी. बर्मन ने सहारा लिया शराब। हालांकि आशा भी हिट गाने दे रही थी और उधर आर.डी. बर्मन शराब के नशे में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे थे। और एक दिन वह भी आया जब साल 1993 में आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा और आर.डी. बर्मन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर दिया। जितना बड़ा संगीतकार था पंचम आर.डी. बर्मन, उससे कहीं बड़ा बहुत ही अच्छा नेक इंसान था। पंचम चले गए हैं, लेकिन उनका संगीत और उनकी यादें और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक गैप हो गया। We have not only lost a great music director. आर.डी. बर्मन की मौत ने आशा को अंदर ही अंदर चोट पहुंचाई। आशा ने रोते हुए कहा कि दुनिया ने एक संगीतकार खोया है और मैंने अपना पति, कि मेरा पति एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत बड़ा कंपोजर था और रहेगा। आशा की जिंदगी एक बार फिर से अंधकार में चली गई थी। आशा और आर.डी. बर्मन के कभी भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। आर.डी. बर्मन की मौत के बाद पता चला कि आर.डी. ने अपनी बची हुई कुल संपत्ति का वारिस किसी को भी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से समाज, हिंदी सिनेमा और लोगों के बीच इन दोनों के बीच के रिश्ते पर सवाल उठने लगे थे। लोग इन दोनों की शादी को झूठा मानने लगे थे। आर.डी. बर्मन की मौत के बाद उनकी मां, जो कि एक मानसिक रूप से काफी समस्याओं का सामना कर रही थी, उनको आशा भोसले ने एक पागल खाने में छोड़ दिया था। लेकिन उनके इस काम की हर तरफ काफी आलोचना हुई। तो आशा ने आर.डी. बर्मन की मां यानी कि अपनी सास को एक वृद्ध आश्रम में रखवा दिया। हालांकि आर.डी. बर्मन की मौत के बाद 13 साल तक आशा ने आर.डी. बर्मन की मां का ख्याल रखा था, लेकिन उसके बाद आशा ने उनकी मां को अपने से दूर कर वृद्धा आश्रम में डाल दिया था, जहां उनका इलाज और देखभाल हो रही थी। आर.डी. बर्मन के देहांत के बाद आशा ने हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली थी। हजारों गाना गाने वाली आशा भोसले के जीवन में कड़वाहट ही बची थी। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है। फिर आया साल 1994, जब आशा भोसले ने कई लोगों के कहने पर रंगीला फिल्म के गानों से अपनी वापसी की। हो जा रंगीला, रंग रंग रंगीला। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे और इस कामयाबी के साथ आशा भोसले की हिंदी सिनेमा में जोरदार वापसी हुई थी। तन्हा
फिर आया साल 2000, जब आशा भोसले को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वहीं आशा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा भोसले जी को अपने इस फिल्मी सफर में वो सारी उपलब्धियां मिल गई थी जहां हर सिंगर पहुंचना चाहता है। आशा की उम्र बढ़ रही थी, लोगों को लगा कि अब आशा फिल्मों के संगीत से संन्यास ले लेंगी, लेकिन आशा तो आशा ही थी। वह संगीत को बेहद प्यार करती थी, लिहाजा वो लगातार हिट्स पे हिट्स गीत गा रही थी। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। आशा जैसे ही अपनी जिंदगी को थोड़ा खुश होकर जीने की कोशिश करती कि भगवान की ही मार उन पर फिर से पड़ जाती थी। साल 2012 आशा की जिंदगी में गहरा दुख लेकर आया, क्योंकि इसी साल उनकी बेटी वर्षा ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आशा भोसले की बेटी ने खुदकुशी की है, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त। उस वक्त के कुछ जानकारों का कहना है कि वर्षा मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। वर्षा ने अपनी मां का तलाक देखा, आशा का अपनी बेटी को समय न देना, उनकी शादी हो जाना और फिर उनका तलाक हो जाना जैसी बातों से परेशान थी वर्षा। आशा की जिंदगी में अभी दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके अपने आशा को एक एक करके छोड़कर जा रहे थे। वर्षा की मौत के 3 साल बाद सबसे बड़े बेटे हेमंत का गंभीर बीमारी कैंसर से लड़ते लड़ते निधन हो गया था और इस तरह से आशा को भगवान की न जाने कैसी कैसी मार पड़ रही थी। उनको कैसे और किन कर्मों की सजा मिल रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़े बेटे की मौत के बाद भी एक बार फिर से आशा विवादों में घिर गई थी। दरअसल आशा के बेटे हेमंत की पहली शादी सफल नहीं हुई थी, इसलिए हेमंत ने दूसरी शादी की थी एक मुस्लिम लड़की साजिदा से। कहा जाता है कि आशा और साजिदा के बीच कभी बात नहीं बनी। प्यार जैसी चीज मिली ही नहीं, हमेशा जिल्ट जो बोलते हैं ना, जैसे तासुब ही तासुब मिला। सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि आशा अपनी मुस्लिम बहू को काफी परेशान करती थी और जब बेटे की मौत हो गई तो आशा ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। हस्बैंड के गुजरने के बाद खुलेआम बोला, 10 दिन में घर में आ गई गुंडे लेके, 2 गाड़ियां भर के, और कहा यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाया। आशा को उनके इस काम के लिए सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आशा भोसले को लेकर 2 विवाद और मशहूर हैं कि आशा भोसले का एक घर मुंबई में है जिसमें उम्र दराज गुजरे वक्त की टॉप एक्ट्रेस साधना जी रहती थी। साधना जी से घर खाली करवाने के लिए आशा भोसले ने साधना जी को काफी ज्यादा दुख दिया था। आशा ने उस वक्त घर को खाली कराने के लिए साधना जी को उनके अंतिम दिनों में काफी कोर्ट के चक्कर कटवाए। और जलील न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर में तमाशा न बनाइए। और जलील भी किया। इसी खींचतान के बीच साधना जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साधना जी की मौत की जिम्मेदार आशा भोसले को ही माना जाने लगा। तो वहीं इनका दूसरा विवाद था मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के साथ। अनुराधा पौडवाल एक उभरती गायिका थी। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। लोग उनकी आवाज को पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से उस वक्त अनुराधा काफी गीत गा रही थी और इनकी इसी कामयाबी को आशा भोसले पचा नहीं पा रही थी। इसलिए एक बार उन्होंने एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनुराधा के पति अरुण पौडवाल को स्टूडियो में देख लिया तो वह आग बबूला हो गई और कहा कि यह आदमी जब तक यहाँ है मैं गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगी। आशा के इस बर्ताव से सबको बहुत हैरानी हुई, लेकिन आशा जी आर.डी. बर्मन की पत्नी थी और ये सॉन्ग आर.डी. बर्मन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लिहाजा उनके पति को वहाँ से बाहर कर दिया गया और इस तरह से आशा ने अनुराधा पौडवाल की कामयाबी का गुस्सा उनके पति पर उतार दिया। जहां आशा भोसले ने खुद जिंदगी भर दुख और तकलीफ का सामना किया, तो वहीं आशा ने भी कई लोगों को काफी दुख और तकलीफ के सागर में डाल दिया था। आशा भोसले की उपलब्धियों की बात की जाए तो आज की वीडियो में समय भी कम पड़ जाएगा, पर इन उपलब्धियों के पीछे एक बड़ी कड़वाहट भरी सच्चाई भी छुपी हुई है कि लोग कहते हैं कि आशा ने अपनी इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने सिंगरों के साथ गहरी साजिशें भी की थी। आशा के ऊपर सुमन कल्याणपुर, हेमलता, अनुराधा पौडवाल, शारदा, राजन, अलका याग्निक जैसी गायिकाओं से
गाने छीनने के भी आरोप लगे बताते हैं। इन्होंने नए संगीतकारों के साथ ग्रुपबाजी की और उभरती गायिकाओं और नई गायिकाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। इसके अलावा इनके ऊपर एक और भी आरोप है कि इन्होंने अपनी छोटी बहन उषा मंगेशकर को भी अपने से आगे नहीं बढ़ने दिया। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आशा लता मंगेशकर की कामयाबी से भी कहीं न कहीं जलती थी और मनमुटाव रखती थी। इन आरोपों के मुताबिक संगीत की दुनिया में चोटी पर बने रहने के लिए आशा भोसले जी ने साम दाम दंड भेद की पूरी राजनीति की। आशा भोसले ने अपनी पहली शादी के तलाक के बाद भी अपना नाम भोसले ही रहने दिया, क्योंकि आशा को लगता था कि कहीं वह अपनी बड़ी बहन की छाया ही बनकर न रह जाएं, इसलिए उन्होंने अपना नाम हमेशा आशा मंगेशकर नहीं बल्कि आशा भोसले ही रहने दिया। कहा जाता है कि आशा भोसले ने ओपी नैयर को सिर्फ अपनी संगीत में कामयाबी पाने के लिए इस्तेमाल किया था और ठीक वैसे ही इन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ भी किया और यह बात उस समय के न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपी थी। आशा ने अपनी कामयाबी और उपलब्धियों के लिए सबका इस्तेमाल किया। जिंदगी के गुजरते सफर में आशा के ऊपर लगे इन आरोपों और रिश्तों में कितनी सच्चाई और बनावटीपन है। आपको क्या लगता है, आशा भोसले ने अपनी जिंदगी में जो किया वो किस हद तक उचित था या नहीं था? आप अपनी बात कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रोज रोज आँखों तले आशा भोसले जी अपने बेटे आनंद के साथ मुंबई में रहती थीं और आशा भोसले जी कई म्यूजिक शो में बतौर जज भी बनते हुए नजर आती थीं। लेकिन आशा भोसले जी ने काफी समय पहले से ही संगीत से दूरी बना ली थी और 12 अप्रैल 2026 को इतवार के दिन आशा भोसले जी ने इस दुनिया को 92 साल की उम्र में अलविदा कह दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आशा भोसले जी की जिंदगी, कामयाबी, विवादों की पूरी कहानी। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, ये भी हमें जरूर बताइए। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लेकर आए वो सीधे आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्द हम एक और महान हस्ती की जिंदगी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।